स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम शेखर चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अर्बनाइजेशन के बारे में। भारत में 2011 की जनसंख्या की बात करें तो भारत में 31% से ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में रहते थे। अब ये क्योंकि 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं लास्ट सेंसस को, तो ये मान सकते हैं लगभग 36-37%, 37-38% तक हो सकता है कि भारत में जो लोग हैं अर्बन एरियाज में रहते हों। तो भारत की जो प्लानिंग है अर्बन एरियाज की, या जिस तरीके के हमारे शहर हैं वो पूरी दुनिया में अच्छे शहरों में तो आते नहीं हैं, पर फिर भी कुछ बहुत सारे शहर हैं जो प्लान्ड वे में डेवलप करे गए थे। उसमें से एक शहर है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बाउंड्री पे है, मतलब यमुना बीच में पड़ती है। और इसको एक इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल हब के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलप करने की कोशिश की। इसके 50 साल हो चुके हैं और अब ये शहर ना तो पूरी तरह इंडस्ट्रियल है, ना ही पूरी तरह ये सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर सर्विस ओरिएंटेड है। तो इन अ वे अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज भी हैं यहाँ पर। जो दिल्ली NCR में और शहर हैं जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव या दिल्ली जो हो गया, या गाजियाबाद, उनसे कुछ बेहतर या कुछ चीज़ों में अलग भी है नोएडा। तो इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या सरकार ने बेहतर चीजें कर पाई हैं, क्या अभी भी कमी है जो बेहतर करने की आवश्यकता है। तो 1970 के दशक में नोएडा को डेवलप किया गया था कि दिल्ली की सैटेलाइट टाउन्स कुछ डेवलप किए जाए, वहां पर प्रेशर कुछ कम किया जाए। तो ये जो नोएडा है, इसको एक इंडस्ट्रियल हब के तरह डेवलप करने की बात करी गई। अब जब 50 वर्ष होते हैं इसके, तो हमें देखना है कि ये कितना सफल हो पाया है। तो आज नोएडा की जो पहचान है वो केवल इंडस्ट्रीज के रूप में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई हैं, पर उसके अलावा ये बहुत बड़ा हब हो गया है मॉल्स का। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, शॉपिंग एरियाज हैं और बहुत स्काई स्क्रैपर्स हैं। इसमें बहुत सारी संख्या में लोग आके बसे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली से मिडिल क्लास फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं कर पाती या बहुत क्रैम्ड स्पेसेस थी, वो भी आके नोएडा में ऐसे फ्लैट्स की सोसाइटी में रहना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशियस था। यहाँ पर दिल्ली के जो हीट आइलैंड है उसकी अपेक्षा कुछ खुला वातावरण था। इस तरीके की सोसाइटीज में जो बिल्डअप एरिया होता है वो कम होता है और ओपन स्पेसेस भी होती हैं, जो कि दिल्ली के अंदर मिलना मुश्किल है। सो 1970s में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से नोएडा का शॉर्ट फॉर्म माना जाता है। यहाँ पर लार्ज फैक्ट्रीज आई 1980s के दशक में, परंतु 1990s के दशक में जब IT सेक्टर का या सर्विसेज सेक्टर का बूम हुआ भारत में, तो यहाँ पर भी बहुत सारी एक्सपेंशन हुआ। IT पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया, जहाँ पर फॉरेन कंट्रीज की जो MNCs थी उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अपॉर्चुनिटीज आई जॉब के लिए, मार्केट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और व्यापार के लिए। अभी अगर हम बात करें तो केवल और केवल 18% लगभग नोएडा का टोटल एरिया है वो इंडस्ट्रियल है और 37% से भी ज्यादा रेजिडेंशियल हो गया है। तो ये जो ऐसे पार्क्स हैं, ये जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ये दिखाई दे रही हैं। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर सारी की सारी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग एंड यूजर्स हैं, लोग रहने आते हैं, नहीं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आते हैं और इन घरों का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच से बाहर है। साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स ने बेवकूफ भी बनाया है लोगों को, या एक तरीके से धोखा दिया है, जो एडवांस पेमेंट ले लिया पर सही समय पे घर दिए नहीं। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नोएडा में जो कंपनीज आई हैं, वो जो बड़ी MNCs हैं या बहुत बड़ी कंपनीज ने गुड़गांव को अपना हेडक्वार्टर बनाना सही समझा और यहाँ मिडिल रेंज कंपनी या लोअर रेंज कंपनी आई। तो इस तरीके से नोएडा और गुड़गांव में ये क्लास डिफरेंस हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। साथ में नोएडा कुछ लोग और कुछ कंपनियों ने प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति नहीं आती, क्योंकि ये बहुत प्लान्ड वे में बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। इसका कजन जो गुड़गांव है, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, जो हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल का एग्जाम्पल, जो हम एडवांटेज देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके के इंडस्ट्रियल पार्क भी हैं। यहाँ पर ACO हैं जो नोएडा एरिया के, वो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ इंटीग्रेटेड
टाउनशिप बना रहे हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल एरिया, यूनिवर्सिटीज, ये सारे हैं। तो जो ओरिजिनल आइडिया था नोएडा का इंडस्ट्रियल हब, उससे कहीं ये दूर जा चुका है, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। अब वैसे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी कुछ अच्छी चीजें हैं, प्लग एंड प्ले। इसका मतलब है कि देखिए सरकार ने आपको ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं कि आपको बस प्लॉट मिल जाए तो वहां रोड बनी हुई है, खंबे हैं, लाइट हैं, पानी का साधन है, आवागमन का साधन है, सिक्योरिटी है, जो कि और जगहों पर नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागना पड़ता है। पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड रूप से ये उपलब्ध है, तो लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ पर रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब आपको मिल जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। पावर कट्स जो होती थी वो बहुत कम कर दी गई हैं। तो इंटीग्रेटेड सिटी बनाना चाहते हैं, ये बताया है यहाँ के ऑफिसर जो बैठे हैं उन्होंने। साथ में एक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा एक अच्छा सिस्टम भी बनाया है, जो कि है उद्योग बंधु या फिर उद्योग मित्र। तो ये जो सिस्टम है, इसमें एक तरीके से काफी उद्योग मित्र या उद्योग बंधु जो पोर्टल भी है, उसमें काफी सुविधाएं दी गई हैं कि आप सिंगल विंडो सिस्टम से अपना जो प्लान करना चाहते हैं बिजनेस को, उसको क्लियर करा सकते हैं। आपको पिलर टू पोस्ट इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हुए भी बहुत सारे लोगों ने नोएडा को प्रेफर किया है उत्तर प्रदेश में। साथ में हमें ये देखने को मिलता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी नोएडा में काफी बेहतर हुई है। उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया बैच है आपके लिए शुरू हो रहा है। अभी हमारे सेल्स जो एंड हो रही है वो तो 30 जून को हो रही है, और आपके लिए नया जो बैच शुरू हो रहा है वो जुलाई के सेकेंड वीक में शुरू हो रहा है। तो आप सब यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखें, और प्राइसेस जो हैं आपके लिए सबसे कम इसी दौरान है, जो कि 12,999 है मात्र। साथ में जो हम अभी आपके टॉपिक कर रहे हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं और मेंस पे भी फोकस रहेगा जिन बच्चों का, उनके लिए जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है उसमें क्या दिक्कतें हैं या किस तरीके से हमें उसको डेवलप करना चाहिए, दोनों ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप ऑप्शन लेते हैं तो आपका गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, साथ में एथिक्स और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ ही। साथ में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि आप और भी ऑल्टरनेटिव करियर ढूंढना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी के एरिया में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा खुद का अनुभव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा है। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यूपीपीसीएस का मेंस दिए हैं यूपीएससी के, साथ ही मैं तहसीलदार के पद पे रह चुका हूं, और जो ग्राउंड का मेरा नॉलेज है और एकेडमिक बैकग्राउंड भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही है, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट समझाने में और आपको अच्छा स्कोर कराने में आपकी मदद कर पाऊंगा। तो ध्यान रहे, सेल्स का ध्यान रखें, और जल्दी ही आपका बैच शुरू हो रहा है। सो यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, तो पब्लिक एड बाय शेखर पे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिए एड्रेस है, और मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं, अभी मेक इन इंडिया के तहत भी भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की प्रयास है, जो पिछले लगभग 10 सालों से चला आ रहा है। उसमें देखा जाए तो बहुत सारी जगह जो लैंड अलॉटेड हुई है पिछले लास्ट 8 ईयर्स में, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी आए हैं। अकिया एक इन्वेस्टमेंट है जो कि स्वीडिश फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी ग्रुप्स ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ टीवीएस की जो नोएडा में फैक्ट्री है वो टीवीज की, वो मंथली कैपेसिटी 5 लाख टीवीज बना रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहाँ पर एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा की साइड है, और वो बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा के बीच में है, और वो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा एयरपोर्ट है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जो आपकी एक स्विट्जरलैंड की फर्म है वो बना रही है मिलके। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट था ये सन 2002-3 में उसकी आधारशिला रखी गई थी, तो लगभग पिछले 23 साल से लटका हुआ है। इस तरह की जो चीजें हैं वो अमूमन भारत में अर्बन जगहों पर देखने को मिलती है। ऐसा नोएडा में भी रहा है। नोएडा में जो पिछली सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश शासन में,
वहां पर लैंड एक्वायर करके जिस पर्पस के लिए यूज करी गई उसके अलावा बिल्डर्स को दे दी गई, कुछ बड़े ऐसे ग्रुप्स को दे दी गई जिनका पॉलिटिकल जो पार्टियां थी उनसे सांठगांठ थी। इसमें बड़ा करप्शन भी आया और पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर कुछ एक आरोप भी लगे और कुछ केसेस भी चले। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं बार बार हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखने को मिलती रहती हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटेड बेल्ट है यहाँ पर और इसके ऊपर काम कर रहे हैं एका फैक्ट्री में। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। पहले लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लास्ट के 5-7 साल में लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा हुआ है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस विषय पे पीएचडी कर रहा हूँ वो भी गौतम बुद्ध नगर पुलिसिंग है। यहाँ पर 2020 के बाद पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया है, जहां पर जो पुलिस है उसको रेगुलेटरी और मजिस्ट्रियल पावर्स मिल जाती हैं। उसकी वजह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में। आसपास के इलाकों में जो बड़े गुंडे, बदमाश, रंगदारी करने वाले लोग थे, उनका या तो एनकाउंटर हो गया या प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं या जेलों में हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो बड़ा चैलेंज था, यहाँ पर लोग पहले काम करने आते थे और 4 बजे भाग जाते थे घर पे, क्योंकि अंधेरा होते ही ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता था, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को लूट लिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी रोडवेज जैसे या प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी, बैंकों की सुविधा नहीं थी, उसके लिए गाजियाबाद जाना पड़ता था। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले जब इंटरनेट नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म भरने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने के लिए मेरठ जाना पड़ता था। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम 1980s 90s के दौर में रही है। धीरे धीरे 2000 के बाद नोएडा की एक स्थिति उभर के आई, जो कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब और रेजिडेंशियल एरिया के रूप में हमें दिखाई देती है, पर प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर कुछ बनी हुई है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस तरीके के जो लेबर चौक हैं या जगहें हैं, जगह जगह नोएडा में दिखती हैं। साथ में यहाँ पर जो घर बन रहे हैं, जो बूम आ रहा है, वो ऐसे घर नहीं है जो बहुत अफोर्डेबल हो। तो ऐसी क्लास जो गांव से आई है और बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है और बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, यदि उनको यहाँ पर नौकरी करनी होती है तो 25, 30, 35 हजार वाला व्यक्ति भी यहाँ पर ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हो जाता है जहां पर बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है और साफ सफाई नहीं है। बहुत सारे लोग टिन शेड में रहते हैं, कुछ लोगों को फैक्ट्री कंपाउंड में ही बहुत ही बुरी स्थिति में रहना पड़ता है। ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर सही रोड्स नहीं है, पानी भरा रहता है। बहुत सारे लोगों को फर्जी जो रजिस्ट्री करके सरकारी जमीन पे कब्जा देके घर बनवा दिए गए और उनको तोड़ा गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग लूटे भी हों, पर्टिकुलरली जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं उनके साथ बड़ा ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हाउसिंग शॉर्ट है जो लेबर क्लास है उसके लिए। सो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अफोर्डेबल प्राइसेस पे बड़ी कोई स्कीम नहीं है और ये बड़ी समस्या देखने को यहाँ पर मिलती है। मिडिल क्लास तो अच्छी तरह रह सकती है, पर लोअर क्लास का क्या है? कई जगह पर तो लोगों को ऐसा रहना पड़ता है जहाँ पंखों की भी सुविधा नहीं है, मच्छर है, मलेरिया, डेंगू बहुत होता है। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बहुत हुई है, पर हाउसिंग सेक्टर की बहुत कमी पड़ गई है और मिडिल और हाई इनकम फैमिलीज को तो फोकस करता है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, 10 रूम, एक रूम में 10 लोग रहते हैं, फैक्ट्री फ्लोर्स पे सो रहे हैं, जो टीन के डब्बों में रह रहे हैं। सो ये बड़ा है। अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नोएडा यदि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं बचा पाता है या फिर जो इसके डिजाइन में प्रॉब्लम्स हैं उनसे सीख के ग्रेटर नोएडा और जगह पर डेवलप किया गया है। जैसे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेपरेशंस नहीं है स्फेयर्स, जैसे फार्मा इंडस्ट्री एक जगह लग जाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक जगह लग जाए या फूड पार्क एक जगह हो, ऐसा नहीं है, कुछ मिक्स मैच टाइप का है। तो ये सुविधाएं हमें देखने को मिल रही हैं ज्यादा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के पास हैं। यहाँ पर लोअर प्राइस पे जगह मिल रही है और मेडिकल पार्क्स, अपैरल पार्क्स ऐसी जगहें हैं। तो ये जो और डेवलपमेंट हुए हैं इन्होंने नोएडा से सीखा है और यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके की बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा की तरफ को, आगरा की तरफ को जाएंगे, बहुत शानदार एक है और एक्सप्रेसवे बना हुआ है, बहुत ही तेज गाड़ियां जाती हैं उस पे। सो अभी ये इंडस्ट्रियल रूट्स हैं, पर अभी ये कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी भी बनना चाहता है।
मिक्स अर्बन सेंटर्स हैं। सो अभी लैंड की शॉर्टेज है, इंडस्ट्रीज वाले यहाँ आना तो चाहते हैं, परंतु उनको और भी अच्छी जगहें देखने को मिल रही हैं। तो नोएडा को अभी जो कंपटीशन आ रहा है उसको यदि पार पाना है तो गवर्नमेंट को लैंड यूज को और बेहतर करना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा। यहाँ पर जो बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो लेबर की सप्लाई में हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, उसको दूर करने की बहुत जरूरत है। सो दैट इज ऑल वी हैव in this lecture, particularly related to urban planning and infrastructure and city development in India. So we shall be meeting in the next lecture. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।